नावल सहारा कौन बनता है। तहरीर तंजील अल रहमान अरीश। किस्त नंबर 5। अम्मार ने दौड़ते हुए बाइक वाले सियाहपोश को पकड़ने की कोशिश की, मगर जंगला फैलाने से लेकर बाइक तक पहुंचने तक का वक्त सियाहपोश के लिए काफी था। उसने बाइक स्टार्ट की और तेज रफ्तारी से आगे निकल गया। अम्मार ने कासिम की गाड़ी से उसका पीछा करने का सोचा, मगर फिर इसकी नजर कासिम पर पड़ी जो बेसद लेटा था और इसके सर से खून बहा रहा था। अम्मार ने जल्दी से इसको उसे उठाया और गाड़ी की पिछली सीटों पर बिठा दिया, फिर जल्दी से अपनी गाड़ी को साइड पर लगाकर कासिम की गाड़ी को नजदीकी अस्पताल की तरफ दौड़ा दिया। अस्पताल पहुंचते ही कासिम को इमरजेंसी में ले जाया गया, जबकि अम्मार ने फौरन कासिम के वालिद को फोन करके अस्पताल पहुंचने का कहा और खुद डॉक्टर की तरफ बढ़ गया। डॉक्टर साहब कोई गहरी चोट तो नहीं आई? अम्मार ने तशवीश से पूछा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बस नाजुक हिस्से पर जर्ब लगाई गई है जिसकी वजह से बेहोश हो गया। सर का जख्म भी गहरा नहीं, बैंडेज कर दी है और इंजेक्शन लगा दिया है, 5 मिनट तक होश आ जाएगा, डॉक्टर ने कहा और बाहर चला गया। अम्मार सियाहपोश के बारे में सोचने लगा, वो कौन था, जानबूझकर टकरा और क्या लेकर गया। अम्मार बाहर आया और कासिम की कार का मुआयना करने लगा। कासिम का मोबाइल और लैपटॉप दोनों गायब थे। अम्मार वापस आया जब तो कासिम को होश आ रहा था। होश में आने के बाद कासिम पहले खाली खाली नजरों से अम्मार को देखता रहा, फिर जब शोर की चमक आंखों में नमूदार हुई तो चौंक कर खुद को देखने लगा। कौन था वो, क्या हुआ? कासिम ने गड़बड़ा कर पूछा। कोई चोर था, तुम्हारा मोबाइल और लैपटॉप ले गया, अम्मार ने तसल्ली देते हुए कहा। क्या मेरा लैपटॉप ले गया? कासिम ने दोहराते हुए कहा। वो गार्ड लैपटॉप ले गया? कासिम का रंग फिक हो गया और वो घबराया हुआ और खौफजदा नजर आ रहा था। क्या हवा लैपटॉप ही ले गया है, नया ले लेना? अम्मार इसका रद्दअमल देखकर हैरान हो रहा था। कासिम के पास इतना पैसा था कि उसे तो 10 लैपटॉप ही चले जाते, फिर भी परवाह ना होती, लेकिन अब ऐसे परेशान नजर आ रहा था जैसे सारी जुमा पूंजी कोई ले गया हो। इससे पहले अम्मार इसकी परेशानी की वजह पूछता कमरे का दरवाजा खिला और कासिम के अब्बू सेठ हलीम अंदर दाखिल हुए और पूछा, क्या हवा, ये कैसे हुआ? कासिम की तरफ देखते हुए वो परेशान से नजर आने लगे। बजाय वाकया बताने के कासिम ने फौरन सरसीमेगी से कहने लगा, पापा वो चोर मेरा मोबाइल और लैपटॉप ले गया, जल्दी कुछ कीजिए। क्या लैपटॉप ले गया? सेठ हलीम भी परेशान नजर आने लगे। अलामत वावे ने, ये तो बहुत बुरा हुआ। हलीम आटकर इधर इधर टहलने लगे और फवारन फोन निकाल कर कोई नंबर डायल करने लगे। कासिम का मोबाइल और लैपटॉप कोई छीन कर ले गया है, सारे काम छोड़ दो, फौरन तलाश शुरू करो। और क्या करना है तुम्हें पता है, मोबाइल और लैपटॉप दोनों में स्पेशल GPS लगा हुआ है, जितनी जल्दी हो सके ये काम करो। कासिम फोन पर किसी को हदायत देते हुए कहने लगे। अम्मार हैरानी से दोनों बाप बेटे को देख रहा था, एक लैपटॉप के पीछे इतनी परेशानी, और क्या मतलब था इस बात का, तुम्हें पता है क्या करना है, और ये सब कैसे कह रहे थे? कासिम ने मुख्तसरा बताया कि क्या हुआ था। चलो बेटा घर चलते हैं, हलीम ने कासिम को कहा तो कासिम फौरन बेड से नीचे उतर आया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, लेकिन मुआफ करना, थोड़ी इमरजेंसी है, घर पर तो जाना पड़ेगा, हलीम ने अम्मार से कहा और उजलत में बाहर चले गए। बाद में मिलते हैं, कासिम ने भी तेजी से बाहर जाते हुए अम्मार से कहा। अम्मार अहमकों की तरह कमरे में अकेला खड़ा रह गया, उसे समझ ही नहीं आ रही थी ये वो क्या रहा है। इसकी गाड़ी तो हादसे की जगह खड़ी थी, कासिम ने भी इधर ही जाना था, लेकिन उसने भी नहीं कहा कि आओ तुम्हें वहां गिरफ्तार कर देंगे। वो बाप बेटा तो बस लैपटॉप के बारे में परेशान थे। अम्मार ने सर झटकते हुए बाहर का रुख किया। ये गुत्थी फिलहाल वो सुलझा नहीं पा रहा था। खान ने हैदर के कहने पर उसका स्कूल तब्दील करवा दिया था और इसके लिए बड़ी मुश्किल से एक ऐसा ट्रेनर ढूंढा था तो उसके बेटे की ख्वाहिश के मुताबिक उसे लड़ने का फन सिखा सके और मार्शल आर्ट्स में माहिर बना सके। लेकिन मसला ये बना कि वो शख्स अजीब था। उसका कहना था वो उसी शर्त पर सिखाएगा कि उसे पवारा इख्तियार होगा, वो जो चाहे करे, और हैदर को उसके साथ ही रहना होगा जब तक उसकी ट्रेनिंग चलती रहेगी। घर जाने की इजाज़त नहीं होगी, महीने में एक दिन बस वो घर जा सकेगा और न हैदर से मिलने की किसी को इजाज़त होगी। ये शर्तें सुनकर खान का तो दिमाग ही घूम गया। पहले तो वो ये प्रोग्राम ही कैंसिल करके घर आया, लेकिन हैदर ने शर्तें मानने पर इसरार किया तो मजबूरा हैदर को लेकर दोबारा उस शख्स के पास पहुंच गया जो मास्टर के नाम से मशहूर था। इसने यकीन दहानी करवाई थी कि हैदर की पढ़ाई भी चलती रहेगी, उसका मुआवजा भी अच्छा खासा था जो आम मुतवस्सत तबके का बंदा शायद अदा न कर पाता। हैदर को मास्टर के पास छोड़कर खान अफसरदा सा वापस चला गया। इसकी मां भी बहुत परेशान थी, लेकिन हैदर की खुशी की खातिर इन्होंने दिल पर पत्थर रख लिया था। हैदर का पहला दिन था और वो सर झुकाए मास्टर के सामने खड़ा था। आग की भट्टी से गुजर कर कुंदन बनना निहायत मुश्किल है, बहुत तकलीफ से गुजरना पड़ता है, क्या ये बात तुम जानते हो? मास्टर ने पहली बार हैदर से मुखातब होते हुए कहा।
जी मास्टर, मुझे पता है, मगर मैं इसके लिए तैयार हूँ, हैदर ने मजबूत लहजे में जवाब दिया। चलो देखते हैं, मास्टर ने कुर्सी से अटके हुए कहा। हैदर के सामने से गुजरते हुए मास्टर की लात आहिस्ता से घूमी और हैदर की पनडली से जरा नीचे, पता नहीं कौन सी रग पर लगी, लेकिन शदीद दर्द की लहर हैदर की टांग में दौड़ी। वो बेख्तियार लड़खड़ा, अगर कुर्सी का सहारा ना लेता तो जमीन पर गिर पड़ता। हैदर होंठ भैंच कर दर्द जब्त करने की कोशिश करने लगा। हैदर को हैरानी हुई, मास्टर ने जब तो बहुत हल्की सी लगाई थी, मगर दर्द इतना शदीद क्यों हुआ। इससे पहले वो कुछ और सोचता, मास्टर की लात एक बार फिर घूमी और उसी जगह दोबारा लगी। इस बार हैदर अपने मुंह से निकलने वाली चीख न रोक सका और साथ ही जमीन पर गिर गया। दर्द इतना शदीद था कि उसका पूरा जिस्म ऐंठ सा रहा था। इतने में दूसरे कमरे में फोन की बेल बजी और मास्टर दूसरे कमरे में चला गया। दर्द की शिद्दत से हैदर की आंखें नम हो गईं। चंद लम्हों के बाद मास्टर कमरे में आया और आते ही कहने लगा, अलामत वावे ने यहाँ से जाते हुए तुम्हारे अब्बू का शदीद एक्सीडेंट हो गया है और वो इंतहाई सीरियस हालत में अस्पताल में एडमिट हैं। हैदर तड़प कर उठा। दर्द की लहर तो उठी, मगर उसने परवाह न की। दर्द तकलीफ सब भूल चुका था, बस दिल चाह रहा था कि उड़कर अपने अब्बू के पास चला जाए। प्लीज मुझे जल्दी उनके पास ले चलें, हैदर ने गड़गड़ाते हुए कहा। चलो, ये कहते हुए मास्टर बाहर की तरफ चले तो हैदर दौड़ते हुए उनके पीछे जाने लगा। दर्द की लहरें तो उठ रही थी, लेकिन हैदर का जहन अपने अब्बू की तरफ उलझा था। पार्किंग में कार के पास पहुंचकर मास्टर अचानक मुड़ा और हैदर की तरफ देखकर कहने लगा, चलो वापस कमरे में। मगर मेरे अब्बू, हैदर ने हरासा होकर कहा। तुम्हारे अब्बू को कुछ नहीं हुआ, मैंने झूठ बोला था क्योंकि तुम्हें पहला सबक देना था, मास्टर ने इत्मीनान से कहा और वापस कमरे की तरफ चल पड़ा। ये कैसा सबक है, परेशान व हैरान हैदर भी उनके पीछे कमरे की तरफ चल पड़ा। कमरे में पहुंचकर मास्टर एक कुर्सी पर बैठ गया, जबकि हैदर उनके सामने खड़ा हो गया। एक बात बताओ ईमानदारी से, अगर मैं तुम्हें तुम्हारे अब्बू के बारे में ये हादसे वाला झूठ ना बोलता तो क्या इस हालत में तुम दौड़ते हुए बाहर जाते, सोच कर बताओ। मास्टर मुस्कुरा रहा था। हैदर सोचने लगा, दर्द शदीद था उस वक्त, लेकिन अपने अब्बू के बारे में सुनकर वो सब कुछ भूल गया था। पहले तो ये हालत थी कि शायद वो खड़ा ना हो पाता, लेकिन अब्बू का सुनकर ना जाने कहां से इतनी कुव्वत इरादी और बर्दाश्त आ गई थी कि वो दर्द को नजरअंदाज करके भागने लगा था। हाँ, अगर ऐसी बात ना सुनता तो वो ऐसे कुव्वत का मुजाहिरा नहीं कर सकता था। नहीं सर, में अगर वो बात ना सुनता तो शायद इस तरह का रद्दअमल जाहिर ना कर पाता, हैदर ने आहिस्ता से जवाब दिया। क्यों नहीं कर पाते तुम, वही दर्द वही, फिर क्यों नहीं ऐसा कर पाते, मास्टर ने पूछा तो हैदर कोई जवाब ना दे सका। ओके, मैं बताता हूँ। अक्सर नोट किया हो कि बाज़ औकात हमें सर, टांग या जिस्म के किसी और हिस्से में दर्द होता है तो वो महसूस होता रहता है, तकलीफ होती रहती है, लेकिन अगर उस वक्त बेदियानी में कोई ऐसी चीज़ सामने आ जाए जिसमें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी पैदा हो जाए तो हम इसमें खो जाते हैं। मसला कोई दिलचस्प सी फिल्म या किसी बच्चे की कोई क्यूट सी हरकतें या उसी तरह का कोई और दिलफरीब मंजर सामने आ जाए, तो जब तक वो मंजर या चीज़ सामने रहती है तो हम दर्द को भूले रहते हैं, लेकिन जैसे ही वो मंजर या चीज़ सामने से हट जाए या ख़त्म हो जाए तो फिर से दर्द का एहसास होने लग जाता है। मास्टर खामोश हो गया। हैदर ने दिल ही दिल में इतराफ़ किया कि मास्टर बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। क्या इस वक्त दर्द ख़त्म हो जाता है जब हम अपनी दिलचस्प चीज़ में खोए होते हैं? नहीं, दर्द होता है, मगर हम अपने जहन को दूसरी तरफ इतना उलझा लेते हैं कि वो दर्द का एहसास महसूस नहीं कर पाता। यही हम आम रूटीन में भी कर सकते हैं, दर्द को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने सोच और जहन पर काबू पाकर। उमूमन दर्द इतना होता नहीं जितना हम महसूस करते हैं। ये दर्द का खौफ और एहसास होता है जो दर्द की शिद्दत में तकरीबन 10% इजाफा कर देता है। हम अगर चाहें तो दर्द की असल शिद्दत से दर्द को 10% कम कर सकते हैं, मास्टर ने समझाते हुए कहा। यहीं से तुम्हारी ट्रेनिंग का आगाज होगा, दर्द पर काबू पाना, मास्टर ने अटकते हुए कहा। हैदर के दिल में मास्टर के लिए अचानक बहुत ज्यादा इज्जत पैदा हो गई और अकीदत से उनकी तरफ देखने लगा। उम्र को बाबा की हिदायत पर अमल करते हुए 1 हफ्ता पूरा हो चुका था। वो मुकम्मल तौर पर नज़र की हिफाजत कर रहा था और शायद ये उसी का सिला था कि सोते सोते इसकी अचानक आँख खुली। उसने टाइम देखा तो अभी अजान होने में 1 घंटा बाकी था। वो हैरान था कि आज अचानक आँख कैसे खुल गई। वो बहुत गहरी नींद में सोने का आदी था। बड़ी मुश्किल से घर वाले से फजर की नमाज के लिए उठाते थे। आँख खुलने के बाद उसने लाख सोने की कोशिश की, करवटें बदलता रहा, मगर नींद आँखों से कोसों दूर थी। आखिर तंग आकर उसने सोने की कोशिश छोड़ दी और लेटे लेटे आसमान को तकने लगा। लेकिन जब बेकारी हो तो वक्त काटना भी मुश्किल हो जाता है। तंग आकर वो उठा और टहलने लगा। फिर अचानक एक ख्याल आया, इसके जहन में क्यों ना तहज्जुद ही पढ़ लूं, वैसे भी बेकार टहल रहा हूँ। ये सोच आते ही उसने वजू किया और छत पर जाकर मसला बिछाया और नीयत बांध ली। एक अजीब सा सुकून इसकी रगों में उतरता चला गया। चांदनी रात थी, हर सौ खामोशी धीमी धीमी सा हुआ। ऐसा सुकून उसने पहले कभी
कभी महसूस नहीं हुआ था। उसे लग रहा था जैसे दुनिया में कोई परेशानी नहीं, हर तरफ सुकून ही सुकून है। नियत बांधते ही इसके जहन में आया, नज़र की हिफाजत करने में उसने जो मेहनत की थी इसका सिला मिलना शुरू हो गया है, लेकिन अभी भी कुछ कमी सी महसूस हो रही थी। क्या कमी है ये उम्र पता नहीं लगा पा रहा था। तहज्जुद से फारिग होकर इसके जहन में बाबा की आवाज़ गूंजी, बेजान चीज़ों से भी नज़र की हिफाजत करना। मगर ये बात वो अभी तक नहीं समझ पाया था कि कैसी बेजान चीज़ें, कैसी हिफाजत। सोच सोच कर भी वो ये गुत्थी नहीं सुलझा पा रहा था। एक बाइक एक मुतवस्सत से मकान के सहन में आकर रिकी, जिस पर सियाहपोश सवार था, वो बाइक से उतरा और अंदर की जानिब बढ़ा। कमरे में आकर उसने अपना हेलमेट उतारा और पीठ पर से बैग उतारा और इसमें से एक मोबाइल और लैपटॉप निकाल कर टेबल पर रखा। वो एक 26 साल खूबरू जवान था। इसके बाल मुड़कर गर्दन तक आ रहे थे, साफ पता चल रहा था इसने जुल्फें रखी हुई हैं। इसकी आंखों में जहानत की चमक थी। उसने लैपटॉप खोला ही था कि अचानक मोबाइल की बेल बजने लगी। उसने हाथ डालकर मोबाइल जेब से निकाला तो इसकी स्क्रीन पर एक नाम जगमगा रहा था, माई लाइफ। इसने मुस्कुराते हुए कॉल अटेंड की और कहने लगा, उफ, एक चुड़ैल पीछे लग जाए तो पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। वो मुस्कुराते हुए कहने लगा, चुड़ैल भी नेक बंदों के पीछे नहीं लगती बल्कि उनसे दूर भागती है। दूसरी तरफ से खुला की मुस्कुराती हुई आवाज सुनाई दी, उफ, इसके पास हर बात का जवाब होता है। जहानत भरा जवाब सुनकर वो सर पर हाथ फेराते हुए सोचने लगा, कहाँ हो तुम? उसने बात का रुख बदलते हुए कहा, तुम अपने मैदान जंग से लौटे हो, मैं अपने मोर्चे पर मौजूद हूँ क्योंकि मेरी छुट्टी इस मुसलसल खतरे का अलार्म बजा रही है। खुला की फकरमनत सी आवाज आई, जैसा कासिम के घर का हिसाब किताब है, इस हिसाब से तो कोई फिक्र की बात नहीं होनी चाहिए, एक लैपटॉप ही तो है। उसने हैरान होते हुए कहा, जानती हूँ मगर फिर भी ना जाने क्यों गड़बड़ का एहसास हो रहा है। तुम जल्दी से प्लान के मुताबिक हर चीज वाइंड अप करो, जितनी जल्दी हो सके। खुला ने तेजी से कहा, तुम भी यहीं आ जाओ। उसने जल्दी से कहा, नहीं, जब तक मतला साफ नहीं होता मैं अपने मोर्चे पर मौजूद रहूंगी। खुला ने जवाब दिया और कॉल काट दी। वो दोनों नहीं जानते थे मतला साफ होने की बजाय खराब होना शुरू हो गया था, क्योंकि उनसे कुछ मील दूर एक कमरे में कंप्यूटर पर बैठा शख्स अचानक मुड़ा और कहने लगा, सर, लोकेशन ट्रेस हो गई है। इसके सामने से हलीम और कासिम खड़े थे जो ना जाने क्यों एक लैपटॉप के लिए अपनी नींदें हराम कर रहे थे। जारी है।